जय हिंद। कैसे हैं आप? जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने ऋग्वैदिक कालीन जो धार्मिक व्यवस्था थी उस पर हमने बात की थी। धर्म का स्वरूप क्या था वो हमने देखा था। आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी या सोशल स्ट्रक्चर था वो कैसा था, समाज का स्वरूप कैसा था और समाज में जो महिलाओं की स्थिति थी वह कैसी थी। यह हमारे लिए समझना जरूरी है कि उस समय का जो समाज था उसमें महिलाओं की स्थिति कैसी थी। इस पर हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे समाज की। तो हमें यहाँ समझना होगा कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि जातिवाद का जो स्वरूप है आज जो हमें दिखाई पड़ता है, अगर हम बात करें ऋग्वैदिक कालीन समाज की तो वहाँ पर जातिवाद जैसा कोई भी स्वरूप नहीं था, जाति व्यवस्था जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी वहाँ पर। हालांकि हमें ऋग्वैदिक या ऋग्वेद से संबंधित जो हमारा 10वां मंडल है उसका जो पुरुष सूक्त है वहाँ पे हमें पहली बार जो वर्ण व्यवस्था है उसका जिक्र हमें मिलता है। तो पहले हम यह समझेंगे कि जो समाज का स्वरूप था वह योग्यता पर बल देता था, कर्म आधारित व्यवस्था थी कि आप जैसे कर्म करेंगे उसी हिसाब से या उसी वर्ण में आपका जो सोशल जो स्टेटस है वो उसी आधार पर डिसाइड होगा। जैसा कि ऋग्वेद में एक जहाँ जिक्र भी आता है जहाँ एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता जो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है उस कार्य में संलिप्त है। तो कहीं ना कहीं एक ही परिवार में जो चारों वर्णों से संबंधित जो व्यवस्था थी वह एक ही परिवार में हमें देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था वह कर्म पर आधारित था, यह कर्म आधारित जो व्यवस्था थी वह थी। जो आगे हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जाते जाते वो जन्म आधारित हो जाती है। अभी जो समाज का स्वरूप था वह कर्म पर बल देता था, कर्म आधारित व्यवस्था थी। समता मूलक समाज था, जैसा कि अभी हमने बताया था ऋग्वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी उसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं तथा मेरी माता आटा पीसने का काम करते। तो एक ही परिवार में हमें चारों वर्णों का स्वरूप देखने को मिलता है। तो समाज कैसा था? समतामूलक था, योग्यता निर्धारण करती थी, कर्म आधारित व्यवस्था थी। अब हम बात करेंगे कि ऋग्वेद का, जैसा कि हमने बताया कि जो 10वां मंडल था, ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था उसका जो पुरुष सूक्त है उसमें पहली बार लिख लेते हैं बात कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, यहीं पर पहली बार शूद्र शब्द का पता चलता है। पर हमें यह समझने की जरूरत है जो पूरी की पूरी जो व्यवस्था थी वह कर्म आधारित थी, कर्म को प्रायोरिटी दी जाती थी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है। 9वां मंडल की अगर हम बात करें तो 9वां मंडल जो हमने बताया था कि सोम देवता को समर्पित था, ऋग्वेद में उसका भी उल्लेख मिलता है। अब हम बात करेंगे कि महिलाओं की स्थिति, ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, यह हमारे लिए समझना जरूरी है। हम बात करेंगे कि समाज का स्वरूप कैसा था। समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। जैसा कि हमने हड़प्पा सभ्यता में बात की थी, हड़प्पा सभ्यता में जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, क्योंकि हमने देखा था कि वहाँ पे हमें बड़ी मात्रा में जो फीमेल स्टैचू हैं वो हमें मिले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो समाज का स्वरूप था पितृसत्तात्मक था। हमें समझने की यह बात है कि स्वरूप पितृसत्तात्मक क्यों था। जैसा कि हमने बताया है कि ऋग्वेद कालीन जो लोग थे या ऋग्वेदिक जो लोग थे वो बड़ी मात्रा में युद्ध लड़ते थे। बड़ी मात्रा में युद्ध लड़ते थे। फिर हमने देखा था ये लोग घोड़ों एवं रथों का प्रयोग और घुमक्कड़ जीवन जीते थे। तो ये हमने देखा था। आगे आगे हमने देखा था कि वो सब सेंधव जो क्षेत्र है वहाँ पर निवास कर रहे थे। तो इन्हीं आधारों पे यह माना गया कि समाज का जो स्वरूप था या समाज का जो स्वरूप था वह पितृसत्तात्मक था। फिर भी अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति के बारे में तो महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। अभी हम देखेंगे, जैसा कि हमने बताया था कि ऋग्वेद में 4 समितियों का उल्लेख है, सभा, समिति, विदित और गण। जिसमें हमने यह भी बताया था जो सभा और विदित जो नाम की जो समितियाँ थी उसमें महिलाओं की हमें राजनीतिक भागीदारी भी देखने को मिलती है। लिखा हुआ जो हमारा अगला पॉइंट है वह यही बात कर रहा है कि महिलाओं की राजनीतिक भूमिका, सभा और विदित में महिलाएं भाग लेती थीं। फिर हमें यह भी पता चलता है जब हम साक्ष्यों के आधार पर देखते हैं कि महिलाएं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती थी, यज्ञ में परिवार के साथ वह भाग लेती थी। तो यज्ञ जैसे जो कर्मकांड होते थे या धार्मिक जो रीति रिवाज थे उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। फिर हमें यह पता चला है कि विधवा पुनर्विवाह के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, विधवा पुनर्विवाह का हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ। नियोग प्रथा, ये हमें समझने वाली बात है कि विधवा पुनर्विवाह का साक्ष्य, जैसा कि आज हम देखते हैं कि आज जो समाज है उसमें विधवा जो पुनर्विवाह की जो व्यवस्था आज है,
पर अगर हम आज से लगभग 40 या 50 साल पहले जाए तो यह एक तरीके से व्यवस्था पूरी तरीके से समाज के द्वारा नकार दी जाती थी। अगर हम नियोग प्रथा की बात करें, इसमें क्या होता था कि अगर घर का जो ज्येष्ठ पुत्र होता था, अगर वह एक्सपायर हो जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी, तो उसके छोटे बेटे से उस परिवार की जो बहू होती थी उसका विवाह कर दिया जाता था। तो यह नियोग प्रथा की व्यवस्था थी हमें जो देखने को मिलती है। पर हमें सती प्रथा के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हम आगे समझेंगे सती प्रथा क्या होती है, जिसमें एक स्त्री को उसके पति के साथ या पति की जब मृत्यु हो जाती थी तो उस स्त्री को अपने पति के साथ चिता पे जला दिया जाता था, या हम कह सकते हैं वह स्वेच्छा से इस चीज़ को स्वीकार कर लेती थी। और कुछ चीज़ें जो पारिवारिक या हम कह सकते हैं समाज के प्रेशर में भी चीज़ें होती थी। तो सती प्रथा के साक्ष्य में नहीं मिले हैं, बाल विवाह के साक्ष्य में नहीं मिले हैं। इसमें हमें यह पता चला है, जब ऋग्वेद पर चीज़ों ने जब लोगों ने रिसर्च किया तो उसमें यह पता चला कि विवाह की जो सामान्यता जो आयु थी वह 16 के करीब मानी गई, लगभग 16। विवाह की जो आयु थी लगभग 16 वर्ष। तो इससे भी साफ पता चल रहा है कि बाल विवाह के हमें साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। फिर हमें यह देखना है कि महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में हमें कई ऋग्वैदिक कालीन जो महिलाएं थी, विदुषियाँ थीं, उन्हें एक एग्जाम्पल के तौर पर आज भी बताया जाता है, जिसमें हम कुछ नाम देखेंगे जो काफ़ी ज़्यादा जो कह सकते हैं ज्ञानवान या जो विद्वता के क्रम में काफ़ी ज़्यादा पुरुषों से भी आगे थे। कई ऋग्वेद के जो श्लोक हैं या मंत्र हैं वह इन विदुषियों के द्वारा भी लिखे गए हैं, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वसरा इत्यादि। इसमें एक गार्गी भी हैं। आपने सुना होगा गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद, काफ़ी ज़्यादा वह फेमस है। वो हमें जब आप बेसिक से जब आप स्टार्ट करेंगे, जब 5th या 6th या 7th में, इसमें हम गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद हमें देखने को मिलता है। उसमें जो गार्गी हैं और ऋग्वैदिक कालीन जो विदुषियाँ थी उनमें शामिल हैं। तो हमने देखा है कि ऋग्वेद में जो महिलाएं थी उन्हें शिक्षा का अधिकार था। शिक्षा का अधिकार था, इसीलिए इन्हें विदुषियों की श्रेणी में रखा गया। इससे हमें पता चलता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा रिजिड या कठोर नहीं थी, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार था। साथ ही साथ हमने यह भी देखा उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में भाग भी लेने का अधिकार था। यज्ञ जैसे जो विधाएं होती थी या रीति रिवाज होते थे उनमें महिलाएं परिवार के साथ बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। कई जो ऋग्वेद के जो मंत्र हैं या सूक्त हैं वह इनके द्वारा भी रचे गए हैं। हमने उनके नाम भी देखे हैं, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा देखा है, गार्गी और विश्वसरा जैसी जो विदुषियाँ थी उनके बारे में हमें ऋग्वेद में पता चलता है। फिर हमने यह भी देखा कि राजनीतिक जो प्रक्रिया होती थी या राजनीति में भी उनकी जो हिस्सेदारी थी, सभा और विधत में हमने देखा वो भाग लेती थी। समाज का हालांकि जो स्वरूप था, समाज का सोशल का या सोसाइटी का जो स्वरूप था वह पितृसत्तात्मक था, फिर भी महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, इन्हें शिक्षा का अधिकार था, राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक जो स्वरूप था या व्यवस्था थी उसमें भी यह भाग लेती थी। और हमने देखा बाल विवाह जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। फिर हमने समाज का भी देखा है, समाज में जो जातिवाद या वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो जातिवाद का जो स्वरूप होता है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। हालांकि वर्ण व्यवस्था में देखने को मिली है। जो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। हालांकि आरंभ में अगर हम बात करें तो आरंभ में हमें पुरोहित, योद्धा वर्ग एवं अन्य, प्रारंभ में जो समाज का जो स्वरूप था वह इन तीनों में डिवाइड था। मतलब एक वर्ग ऐसा था जो धार्मिक रीति रिवाज या मान्यताओं या परंपराओं का वाहक था। दूसरा वर्ग ऐसा था, क्योंकि हमने बताया था कि लोग बड़ी मात्रा में युद्ध लड़ते थे, दूसरा वर्ग ऐसा था जो युद्ध लड़ता था। बाकी जो तीसरा, यहीं पे हमें यह देखना होगा कि वैश्य जो वर्ग था वह यहाँ बहुसंख्यक में था। यह भी हमें देखने को मिला यहाँ पे वैश्य वर्ग की भी उपस्थिति, लेकिन इन्हें अन्य में रखा जाता था कि जो अन्य जो लोग थे उनमें रखा जाता था। आगे चल के जो 10वां मंडल हमने बताया पुरुष सूक्त में, यहाँ पे चारों वर्ण स्पष्टता उल्लेख किए जाते हैं जो सबसे बाद में जोड़ा गया था। वहाँ पे हमें पहली बार शूद्र शब्द का भी प्रयोग देखने को मिलता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जहाँ हमने ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक व्यवस्था थी उस पर बात की, महिलाओं की समाज में स्थिति क्या थी उस पर हमने बात की। अब हम बात करेंगे, अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे आर्थिक स्वरूप इनका। ऋग्वैदिक कालीन जो अर्थ व्यवस्था थी, आर्थिक स्वरूप कैसा था, आर्थिक स्वरूप और शिल्प एवं तकनीक। फिर हम बात करेंगे वैदिक साहित्य पर, हम एक छोटी सी क्लास लेंगे। यहाँ से अगर देखें ग्रुप सी के जो एग्जाम होते हैं वहाँ के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से।
वैदिक साहित्य में हमें देखना पड़ेगा, ऋग्वेद के बारे में हम देखेंगे, ऋग्वेद के बाद हम देखेंगे यजुर्वेद के बारे में, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। तो एक हमारी 2 क्लासें होंगी, फिर हमारा जो ऋग्वेदिक कालीन जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, फिर हम बढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल पर। तो हमारी दो क्लासेस होंगी वो आर्थिक स्वरूप एवं शिल्प एवं तकनीक पर होंगी। फिर एक जो क्लास होगी मेरी वैदिक साहित्य में, जहाँ पर हम देखेंगे ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ थे वो कौन थे, उपनिषद वो कौन थे, और कितने के श्लोक हैं, या इनके जो पुरोहित होते थे उन्हें क्या कहा जाता है, क्योंकि चारों जो वेद थे इनके जो पुरोहित थे उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता था। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पर हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत।